ठीक है ठीक है। तो देखो हमने क्या डिस्कस किया था, यहां से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। वी हैड डिस्कस अबाउट द जियो मॉर्फिक प्रोसेस। ठीक, जियोमॉर्फिक प्रोसेस का मीनिंग क्या होता है? मॉडिफिकेशन ऑफ द प्लैनेट अर्थ, है ना, धरती का मॉडिफिकेशन, जिसको बेसिकली हमने दो पार्ट में क्लासिफाई किया, एक एंडोजेनिक एंड एक एक्सोजेनिक। ठीक, एंडोजेनिक फोर्स इज फर्दर डिवाइडेड इन, कितने पार्ट में डिवाइड हुआ ये? एकदम साथ है। डायस्ट्रोफिक फोर्स वाज फर्दर डिवाइडेड इन एपेरोजेनिक एंड दिस इन orogenic. Orogenic force are further classified into two parts, compressional and tensional. Compressional means horizontal force towards each other and tensional force means horizontal force towards one another side, है ना। Epeorogenic means continental building and orogenic means mountain building। ठीक, कैटास्ट्रोफिक इवेंट में क्या जाएगा? अर्थक्वेक, जिसको आज हम पढ़ेंगे, एंड वोल्केनिज्म। ठीक, ओके बेटा, तो ये आपके एंडोजेनिक फोर्स हो गए एक तरफ हमारे। अब बात करते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस की। किन चीजों को डिस्कस करते हैं? एक्सोजेनिक फोर्सेस को। तो एक्सोजेनिक फोर्सेस वर फर्दर डिवाइडेड इन फोर पार्ट। किस चीज के काम आते हैं? दिस कम्स फॉर लेवलिंग द लैंडफॉर्म्स, है ना। तो एक्सोजेनिक इज फर्दर डिवाइडेड इन वेदरिंग, जो कि बेसिकली तीन तरह की होती है, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग, है ना। अब फिजिकल वेदरिंग occur just because of temperature, pressure and frost, इसी को मैकेनिकल वेदरिंग बोलते हैं। केमिकल वेदरिंग occur just because of oxidation, दूसरा क्या था ऑक्सीडेशन के अलावा? हाइड्रेशन एंड कार्बोनेशन, है ना। बायोलॉजिकल वेदरिंग इज जस्ट विद द हेल्प ऑफ फ्लोरा एंड फ्योना, यानी प्लांट एंड एनिमल्स आ गए। ठीक, अब इसके बाद आएगा आपका, क्या आएगा इसके बाद? मास मूवमेंट। ठीक, तो रैपिड, स्लो मूवमेंट, जिसके अंदर आपका अर्थ फ्लो, रॉकफॉल एंड लैंडस्लाइड ये दिखाई देगा। ठीक है, इतनी चीजों को हम लोगों ने डिस्कस किया था, याद है सभी लोगों को ये सब? इरोजन में मैंने आपको रनिंग वाटर से बताया था, जिसकी पावर हमें आज देखना है। ये सारी चीजें मैंने आपको कल बताई थी। मुझे बताओ इतना क्लियर हुआ? इज दैट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? हाँ, हाइड्रोलिसिस भी केमिकल वेदरिंग का हिस्सा है। हाइड्रोलिसिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ केमिकल वेदरिंग। गेटिंग माई पॉइंट बेटा? आगे बढ़े, सभी को यहां तक समझ में आ गया था, है ना। चलो फिर यहीं पर मैंने आपको बताया था इरोजन, है ना। तो इरोजन में क्या होता है? रिमूवल एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉक डेब्रिस बाय इरोजनल एजेंट्स, मतलब लेयर को इरोड करना, रिमूव करना और अपने साथ ट्रांसपोर्ट करके आगे धक्का करके लेकर के जाना बाय द इरोजनल एजेंट्स इज कम अंडर द इरोजन। अब इरोजनल एजेंट्स कौन कौन से थे? इरोजनल एजेंट्स कौन कौन से थे? तो इरोजनल एजेंट वी हैव रनिंग वाटर। इससे किस प्रकार का इरोजन होता है? जो रनिंग वाटर से इरोजन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कमेंट करके बताओ, है ना। दूसरा आ जाएगा आपका ग्राउंड वाटर, तीसरा आ जाएगा आपका सी वेव। रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, सी वेव। सी वेव के बाद अगला आ जाएगा आपका रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, सी वेव एंड ग्लेशियर्स एंड फिर आएगा विंड, जो कि डेजर्ट में चलेगी। ये आपके इरोजन हो गए। अब इरोजन बाय रनिंग वाटर, बिल्कुल सही। इसे हम कौन सा इरोजन बोलते हैं? वेरी ट्रू, एवरी वन ऑफ यू हैड प्रोवाइडेड द राइट आंसर एज वी डिस्कस्ड इन लास्ट क्लास। इट इज द फ्लूवियल इरोजन, जो कि पूछा गया था, है ना। अब रनिंग वाटर से जो इरोजन होता है उसके अंदर हमें कौन कौन से लैंडफॉर्म का इवोल्यूशन देखने को मिलता है? कौन कौन से लैंडफॉर्म? तो पहला वाटरफॉल बताया था कल मैंने, दूसरा प्लंज पूल, तीसरा कास्केड, चौथा वी शेप्ड वैली, पांचवा पोर्ट होल्स,
छठवा, ऑक्सबो लेक, मियंडर पाथ, गॉर्ज, कैनियन, यहां आगे लिखता हूं ना। फिर इसके बाद आपको नेचुरल लेवी, पॉइंट बार, इतनी चीजें बनती है रनिंग वाटर से। एलुवियल फेंस, बिल्कुल सही। ये सिर्फ और सिर्फ इरोजनल लैंडफॉर्म नहीं है, दीस आर, ये जो लैंडफॉर्म का इवोल्यूशन है ना, ये दोनों में ही है, इरोजनल स्लेस डिपोजिशनल। गॉर्जियस नहीं बेटा, गॉर्ज है वो गधे, अक्षत। यू शेप्ड वैली इसमें नहीं आएगी। यू शेप्ड वैली इट मींस फियोर्ड्स, जो कि ग्लेशियर के अंदर जाएगा। रिवर टेरेस भी इसी के अंदर आएगा। हाँ, डेल्टा भी ना, बिल्कुल सही, मतलब रिवाइज किया है हमने। डेल्टा स्लेस लिख लो, एस्चुरी, डेल्टा एंड एस्चुरी, ये सभी इसी के अंदर आएंगे। क्लियर हुआ? प्लंज पूल बेटा यहां पर मेंशन है, ठीक, सभी को। अब इसमें मैं आप लोगों को पॉइंट बार के बारे में बता रहा था। इसमें मैं आपको क्या बता रहा था? पॉइंट बार के बारे में। तो पॉइंट बार किस शेप में होंगे? किस शेप का बताया था मैंने कल आपको? कॉनकेव या कॉन्वेक्स? किस शेप के बताए थे पॉइंट बार आपको? पॉइंट बार नेचुरल लेविस के बारे में बताया था। तो पॉइंट बार का शेप क्या बताया था मैंने आपको? एस्चुरी बता रहा हूं रश्मि अभी। एब्राशन का मतलब होता है घर्षण, इरोजन में बिल्कुल होता है, ठीक। मैंने आप लोगों को बताया था कॉनकेव शेप का, क्योंकि आपने बोला था सर ये अंदर की तरफ है। बेटा ये कॉनकेव शेप नहीं है। जो मैंने आप लोगों को कॉन्वेक्स बताया था ना, वो कॉन्वेक्स शेप ही आंसर है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, कौन सा शेप बताया था मैंने आपको? कॉन्वेक्स शेप। वैसे इस शेप में जाओगे ना तो आप परेशान हो जाओगे, पता क्यों? मैं बताता हूं आपको। अब ये शेप चाहो तो हटा दो। मैंने आपको स्टार्टिंग में कॉन्वेक्स बताया था, आप लोगों ने बोला था नहीं कॉन्वेक्स नहीं सर, ये तो कॉनकेव है, ये तो अंदर की तरफ है। बेटा आप उसको गलत समझ रहे हो। हम किसकी बात कर रहे हैं? पॉइंट बार की। और पॉइंट बार का कौन सा शेप है? ये वाला देखो, ये, इसे क्या बोलेंगे हम? कॉन्वेक्स बोलेंगे ना। पॉइंट, आप नदी का शेप देख रहे थे, आप नदी का शेप देख रहे थे, यहां हमें पॉइंट बार का शेप देखना है, बाहर वाला, समझो उसको, वो कॉन्वेक्स ही है जो मैंने बताया था। और कल मुझे कंफ्यूज कर दिया और मुझे बोल दिया नहीं सर कॉन्वेक्स नहीं, आप कॉनकेव कराइए, और मैं मान भी गया। अब अगली बार आप आना, आप लोगों के साथ छाछ भी फूक फूक के पीऊंगा। हैं, ये एक तरह का डिपोजिशन होता है। दिस इज द डिपोजिशनल वर्क। कौन सा वर्क है ये? डिपोजिशनल, है ना। और जो जो आपका रिवर बैंक है, उस रिवर बैंक के एकदम पैरेलल चले, ध्यान से देखो, रिवर बैंक के एकदम पैरेलल चलते चले ऐसे दूर तक। क्या होता है, कभी कभी हमने देखा होगा आप लोगों ने, देखो इसको ऐसे समझो कि ये नदी है ना, ये बह रही है। अब एकदम से इस पे कभी बाढ़ आ जाती है ना, तो बाढ़ का पानी कहां तक चला जाता है? यहां तक बाढ़ का पानी सपोज करो फैल गया, यहां तक बाढ़ का पानी फैल गया। जब इतने एरिया तक बाढ़ का पानी चला जाता है, तो इसके जो बाढ़ का पानी जब खत्म होता है, जब नदी के पास से बाढ़ का पानी खत्म होता है, तो यहां पर क्या हमें देखने को मिलता है? इस तरह के ऊंचे ऊंचे टिले, माउंड शेप, माउंट शेप स्ट्रक्चर उसके किनारे पर देखने को मिलते हैं। जब नदी का पानी खत्म हो जाता है ना, तो उसके किनारे को देखा करो, ऐसे उभरा होता है। ये देखा, नदी के दोनों तरफ ऐसे उभरे हुए किनारे बनते हैं, इसको हम बोलते हैं नेचुरल लेवी, पैरेलल टू द शोर। बेटा करंट अफेयर लेकर के आऊंगा मैं, एक दो दिन में लाऊंगा। अब क्या है कि आपको एक और बात बता दूं, मंडे को भी ज्योग्राफी की क्लास है, ट्यूसडे को भी ज्योग्राफी की क्लास है, फ्राइडे को भी ज्योग्राफी की क्लास है, और थर्सडे को भी। तो अगली वीक में हमारी इतनी सारी क्लासेस रहेगी कि फिर हमको डीप में पढ़ने का मौका भी मिलेगा, है ना। अब जो भी है, अब ज्योग्राफी आपका फुल फ्लेजेडली चलेगा तेजी से। बेटा अगर अब मोए मोए किया ना, बहुत मारूंगा, सच बोल रहा हूं, सच में फिर जीवन में मोए मोए होने लग जाएगा। ठीक है अनुराग, हर्ष डाउट बताओ। सर फ्लड के बाद ही देखने को मिलता है, एक्चुअल में नदी पर फ्लड आती ही रहती है ना, नदी पर फ्लड आती ही रहती है, और आती रहेगी तो आपको इस तरह का ये देखने को मिलेगा। सर समझ नहीं आया, हाउ हाउ इट कुड बी पॉसिबल, बट क्योंकि नहीं आया तो ये पॉसिबल हुआ है। ये नदी दिख रही है आपको, काले रंग की नदी है, वो काले रंग की नदी के किनारे उभरा हुआ ये पट्टियां दिख रही है, इस उभरी हुई पट्टियों को हम बोलते हैं नेचुरल लेवी। क्या बोलते हैं? नेचुरल लेवी। लास्ट क्लास में थे बेटा आप? होंगे, अगर नहीं होंगे तो आप एक बार लास्ट क्लास देखोगे, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि जो दोनों तरफ उभरे हुए किनारे हैं, जो कि माउंट की तरह है, माउंट जानते हो इस तरह का दिखाई देता है, एक डोम शेप है ना, तो उसकी तरह से आपको ये क्या हो जाएगा? नेचुरल लेवीज। ठीक, खत्म काम। फ्लड प्लेन क्या होता है? फ्लड प्लेन वो इलाका होता है जहां तक नदी की बाढ़ का पानी जाता है, उसे फ्लड प्लेन बोलते हैं। पॉइंट बार क्या होते हैं? कॉन्वेक्स। कौन से शेप के होते हैं? कॉन्वेक्स शेप होते हैं पॉइंट बार्स, है ना। आगे समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। मूविंग अहेड, ये आपका फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, दिस इज योर एलुवियल पेन्स, दिस इज योर एलुवियल पेन। जब रिवर पहाड़ों से उतर के सबसे पहली बार
प्लेन्स में आती है, फर्स्ट टाइम व्हेन रिवर एंटर्स टू द प्लेन, तो वहां पर इस तरह का स्ट्रक्चर बनाती है, इसे हम बोलते हैं आपका एलुवियल फेन्स, जो फेन की तरह होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दिस इज ऑक्सबो लेक, जो कि मैंने कल आपको बताया था। कौन सा लेक? ऑक्सबो लेक। ठीक है, एंड दिस इज टर्म्ड एज योर डेल्टा, और यहीं पर बनता है आपका एस्चुरी। अब एस्चुरी क्या होता है? एस्चुरी और डेल्टा में अंतर समझो। देखो, ये आपको डेल्टा दिखाई दे रहा, मल्टीपल ब्रांचेस ऑफ रिवर्स, और रिवर यहां पर क्या कर रही है? मल्टीपल ब्रांचेस ऑफ रिवर, और रिवर का यहां पर क्या हो रहा है? एंड हो रहा है। क्या हो रहा है? रिवर का एंड हो रहा है। तो एंड के वक्त रिवर जो है, रिवर अपना पूरा पानी समंदर में डाल देगी। जब पूरा पानी समंदर में डाल देगी, वो इतनी लंबी 250, 500, 1500, 2000, 2500 या फिर आपका 3000 किलोमीटर की जो जर्नी तय करके आई, उस जर्नी के बीच में वो अपने साथ साथ मिट्टी लेकर आई, और उस मिट्टी को समुद्र में मिलाती। अगर नदी के पास मिट्टी नहीं है, आई रिपीट, अगर नदी के पास मिट्टी नहीं है या फिर सेडिमेंटेशन कम है, तो जब नदी का फ्रेश वाटर समुद्र के खारे पानी से मिलेगा, तो उसका नाम हो जाएगा एस्चुरी। बट अगर नदी के पास मिट्टी है और मिट्टी और पानी साथ साथ समुद्र से मिलता है, तो उसका नाम हो जाता है डेल्टा। फॉर एग्जाम्पल, जो आपका सुंदरबन का डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा इज योर बारबेट डेल्टा, जिसके अंदर अलग अलग ब्रांचेस निकली है। कुछ कुछ होते हैं आर्क्यूट डेल्टा, कुछ होते हैं कूसपेट डेल्टा, और कुछ होते हैं आपके बर्ड फूड डेल्टा, अभिषेक गोर जैसा मिसिसिपी का आप बता रहे हो। गेटिंग माय पॉइंट? बताओ यहां क्या हो जाता नदी के साथ? मोए मोए। क्लियर है? रिवर का क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ेंगे बेटा। अब आएगा आपका इरोजन। अब क्या आएगा आपका? इरोजन। एस्चुरी का एग्जांपल ले, एस्चुरी का एग्जांपल हो जाएगा नर्मदा रिवर की एस्चुरी, ताप्ती रिवर की एस्चुरी। ठीक है, चलो ओके। तो ग्राउंड वाटर का क्या काम होता है? ध्यान से सुनना, है ना? शेट ऑफ कर रहा हूं मैं। जब सरफेस वाटर कौन सा होता है? जो हमको रोड पर देखने को मिलता है, इधर उधर फैला हुआ पानी। जब सरफेस वाटर किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर चला जाए, वो क्या कर जाए? परकोलेट हो जाए। परकोलेशन का मतलब हो जाए रिसना जानते हो ना? वो चीजें टप 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 करके नीचे गिरती थी, है ना? तो जैसे ये घर है ना? अभी घर के अंदर ये वाला फ्लोर में, ये वाला जो अंदर का हिस्सा, रूफ, यहां से पानी टप 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 करके गिरता था, है ना? अगर ये अंडर वाटर है, तो क्या बन जाएगा? ग्राउंड वाटर। इसी प्रकार से जमीन के अंदर भी जो केव्स होती है ना, गुफाएं, ऐसी गुफाएं जो होती है, इनके अंदर पानी अंदर की तरफ क्या होता है? धीरे धीरे यहां से टप 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 करके नीचे गिरता रहता है। इस तरह के पानी को हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर। व्हेन सरफेस वाटर परकोलेट, परकोलेट का मतलब होता है अंदर की तरफ एंटर कर जाना, पहाड़ों की दरारों के अंदर घुस जाना, है ना? परकोलेट इनटू द रॉक्स, चट्टानों के अंदर। इट इरोड द रॉक्स फ्रॉम इनसाइड, और अंदर की तरफ से रॉक को क्या इरोड करना शुरू कर देता है, जैसे यहां दिखाई दे रहा। इट स्टार्टेड रॉक इरोडिंग द रॉक फ्रॉम इनसाइड, है ना? फ्लो हॉरिजॉन्टली एंड क्रिएट केव्स। देखो ये है आपकी चट्टान, है ना? इस चट्टान के अंदर घुसा और फिर अंदर हॉरिजॉन्टली बहने लगा, जैसे कि यहां पर ये बह रहा है ना? और इस चट्टान को इरोड करना शुरू कर देता है, इसे हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं। ये क्या करता है? इट क्रिएट केव्स, और उन केव्स की साइंटिफिक स्टडी को हम क्या बोलते हैं? स्पेलियोलॉजी। क्या बोलते हैं उसको? स्पेलियोलॉजी। व्हेन ग्राउंड वाटर इरोड द लाइमस्टोन रॉक, जब कैल्शियम कार्बोनेट की CaCO3 लाइमस्टोन की रॉक्स को इरोड करता है, उसे हम बोलते हैं कास्ट टोपोग्राफी। क्या बोलते हैं इसे हम? कास्ट टोपोग्राफी। बताओ समझ में आया? इज इट क्लियर टू एवरीवन? कास्ट टोपोग्राफी तक? सभी? निशु, सोनम, विनिमेश, योगेंद्र, चलो बहुत बढ़िया। ओके, अब इससे किस तरह के लैंडफॉर्म बनते हैं जो कि एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, उनको अब हम डिस्कस करते हैं, है ना? ओके सर, डिस्कस करते हैं, है ना? ओके सर, चलिए। तो इससे जो लैंडफॉर्म बनते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं, है ना? कैसे? लास्ट सेंटेंस फिर से बताना है क्या? लास्ट सेंटेंस जो था बेटा, लास्ट सेंटेंस के अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर ये चट्टान लाइमस्टोन की होगी, तो यहां पर जो आकृति बनेगी ना, उस आकृति को नाम दिया जाता है कास्ट टोपोग्राफी। जो यहां पर बनेगा ना स्ट्रक्चर, उस तरह के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कास्ट टोपोग्राफी। क्लियर हुआ कास्ट टोपोग्राफी तक? चलो अब इसको ध्यान से सुनना। ये है आपका पानी, पानी 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 इस तरह का ले, ये चलो, ये है हमारा पानी। अब पानी जैसे इसके अंदर एंटर करता है जिस जगह से, उस जगह को हम बोलते हैं सिंक होल। हाँ अनुराग, इसका मतलब चूना। तो जहां से पानी अंदर की तरफ एंटर करता है उसे हम क्या बोलते हैं? सिंक होल। अब सिंक होल से पानी इस तरह से यूं बहता रहता है, और किस चीज का फॉर्मेशन कर देता है? केव्स का। अब केव्स में क्या होता है बेटा? कुछ लटकते हुए लैंडफॉर्म दिखाई देते हैं हमें, जो ऊपर से, घरों में आपने पुराने घरों में देखे होंगे, इस तरह से लटकते हुए लैंडफॉर्म दिखाई देते हैं, और इस तरह से जमे हुए। तो जो ऊपर से लटकते हैं उनको बोलते हैं स्टेलेक्टाइट, और जो नीचे से डिपॉजिटेड दिखाई देते हैं एम शेप के, उन्हें बोलते हैं स्टेलेगमाइट। इसको हम फोटोग्राफ में देखेंगे। ये केव्स के अंदर ये जो इस तरह के कोन्स लटके होते हैं ऊपर से, ट्रायंगल्स, उल्टे इन्वर्टेड ट्रायंगल्स जो लटके होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं आपका स्टेलेक्टाइट, जो ऊपर की तरफ से लटके हो। आपने तुम्बाड़ मूवी देखी? तुम्बाड़, उसमें उनके घर में उस किले में लटके होते हैं, दिस इज कॉल्ड स्टेलेक्टाइट। और जो नीचे की तरफ उभरे हुए बने, दिस इज कॉल्ड स्टेलेगमाइट। स्टेलेगमाइट जो नीचे की तरफ बने हुए, स्टेलेक्टाइट जो ऊपर की तरफ है, और जो दोनों आपस में मिल जाते हैं, ये इनको हम बोलते हैं पिलर। जो दोनों आपस में मिल जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं पिलर। आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि देयर आर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म नोन एज स्टेलेक्टाइट एंड स्टेलेगमाइट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इरोजनल एजेंट क्रिएट दिस टाइप ऑफ लैंडफॉर्म? कौन सा इरोजनल एजेंट इस तरह के लैंडफॉर्म बनाता है? तो योर आंसर शुड बी द ग्राउंड वाटर। योर आंसर शुड बी ग्राउंड वाटर।
क्लियर हो गया? ये इस तरह के जो लटके हुए होते हैं ये ग्राउंड वाटर की वजह से बनते हैं। क्लियर हो गया? चलो ओके, अब सिंक होल और ये कैसे होते हैं? पहले इस तरह का शेलो होल इन सेक्शन बनता है, मतलब इस तरह का डिप्रेशन बनता है, फिर वो डिप्रेशन आगे जाकर के सिंक होल बन जाता है, जिसके अंदर से पानी अंदर की तरफ एंटर कर जाता है ना, और फिर वो सिंक होल भी कोलैप्स हो जाता है। ठीक, इस तरह से बनते हैं। ये इस तरह के सिंक होल दिखाई देते हैं हमें, चट्टानों के ऊपर बने होते हैं। कौन से? सिंक होल। और यही सिंक होल जब बड़े हो जाते हैं, इस तरह के बन जाते हैं, तब इनको हम बोलते हैं वैली सिंक या फिर ओवालास। क्या बोलते हैं? ओवालास। कब? जब ये सिंक होल देखो क्या होता है, चूना हमने देखा, चूने के ऊपर जब ज्यादा पानी गिरता रहता तो पूरा का पूरा मेल्ट आउट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से सिंक होल भी धीरे धीरे टूटते जाते हैं और ये ऐसे लंबे लंबे बन जाते हैं, तब हम इनको बोलते हैं ओवालास, है ना। दीस आर काइंड ऑफ रीजेस, ओवालास आर काइंड ऑफ रीजेस। और ये तो हमने अभी देखा। ये आपको इनके फोटोग्राफ्स याद रखने अपने दिमाग के अंदर। सिंक होल किसमें बनता है अगर उन्होंने पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए कि जहां पर लाइमस्टोन का इरोजन होता है वहां पर आपको सिंक होल देखने को मिलते हैं। और सिंक होल अगर बड़े हो जाते हैं तो उनको ओवालास बोलते हैं। ठीक है, कौन से वालास? ओवालास। ठीक, और इसी के अंदर केव्स के अंदर क्या? स्टेलेक्टाइट ऊपर लटके हुए, स्टेलेक्टाइट नीचे लटके हुए और पिलर लंबे। बात समझ में आ गई? बोलो हाँ। नहीं समझ में आई तो बोल सकते हो ना, हम फिर से पढ़ लेंगे। बात समझ में आ गई तो हाँ, और नहीं तो फिर से देख लेंगे। क्लियर हुआ? सिया क्लियर है? स्वागत। रुशेद क्लियर है? क्लियर है? देखो फिर से बता देता हूं, एक बच्चे ने पूछा है तो ठीक है कोई बात नहीं। देखो क्या होता है बेटा, ये जो डिप्रेशन है ना, ये होल पहले ऐसा था, ये शेलो होल बना था, ऐसा पूरा गड्ढा नहीं बना था। बट फिर क्या हुआ बेटा कि धीरे धीरे जो पानी था वो अंदर की तरफ रिसता गया, और जब अंदर की तरफ रिसता गया तो उसने होल बना दिया, है ना, जिसे हमने सिंक होल बोल दिया। और ये सिंक होल आगे जाकर के कोलैप्स हो गया ऐसा, और यहां से पानी अंदर की तरफ आ गया। सिंक होल पहले इस तरह के गड्ढे थे, ये किसके ऊपर थे? लाइमस्टोन के ऊपर, है ना। जब सिंक होल के गड्ढे आपस में, जैसे ये गड्ढा अभी टूटते गए आपस में मिल गए, लंबे हो गए। जब ये लंबे हो गए तो इनको हमने क्या नाम दिया था? ओवालास। ठीक, और ये कहां बनते हैं? ग्राउंड वाटर के अंदर। ड्रम्पलिंग्स जो है बेटा उसको हम आगे पढ़ेंगे जब मैं ग्लेशियर्स के बारे में बताऊंगा। ओके, आ गया ग्लेशियर की कहानी। अब शुरू होगी हमारी ग्लेशियर की कहानी। ठीक है, करें शुरू। ठीक, अब मैंने आपको रनिंग वाटर से इरोजन बताया, तो रनिंग वाटर का इरोजन आपको समझ में आया कि सर रिवर अपना पानी लाती है उससे इरोजन करती है। जब मैंने आपको ग्राउंड वाटर का इरोजन बताया तो आपने बोला सर समझ में आ गया, जब ग्राउंड वाटर, जब सरफेस वाटर धरती के अंदर चला जाता तो ग्राउंड वाटर बन जाता और अंदर जाकर के इरोजन करता। ठीक, अगर अब मैं आपको ग्लेशियर का इरोजन बताऊं तो आपके दिमाग में चीज होना चाहिए कि ग्लेशियर का इरोजन बाकी सारे इरोजन के कंपेयर में ज्यादा स्ट्रांग होगा। व्हाई सो? ग्लेशियर का इरोजन बाकी सबके कंपेयर में स्ट्रांग क्यों है? ये इसलिए स्ट्रांग है ग्लेशियर का इरोजन बाकी सबके कंपेयर में क्योंकि ग्लेशियर में सॉलिड सॉलिड का कांटेक्ट है। द इरोजन बाय ग्लेशियर्स इज ट्रेमेंडियस। व्हाई? बिकॉज़ फ्रिक्शन यहां पर सॉलिड सॉलिड का है। फ्रिक्शन यहां पर सॉलिड सॉलिड का, हाउ? जैसे ये है ना, जैसे ये है ना, इसको देखो, यहां पर हम क्या देख पा रहे हैं कि ये क्या है? आपकी एक टेबल है। ये क्या है? आपका एक सपोज करो आइस है, और ये है आपका पानी जो कि मेरे पास नहीं है। फिर क्या करें? सपोज करो ये पानी है। अब जैसे मैंने इसके ऊपर पानी ढोल दिया तो पानी इसके ऊपर से बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है। तो जब वो पानी इसके ऊपर से बहेगा तो लिक्विड और सॉलिड का कांटेक्ट। जब इसके ऊपर से हवा चलेगी तो लिक्विड और गैस का कांटेक्ट। बट जब इसके ऊपर आइस चलेगा तो सॉलिड सॉलिड कांटेक्ट होगा, और जब सॉलिड सॉलिड का कांटेक्ट होगा इट मींस द इरोजन विल बी मोर ट्रेमेंडियस एंड इरोजन विल बी मोर पावरफुल। जब इरोजन मोर पावरफुल होगा, ज्यादा पावरफुल होगा, तो ज्यादा पावरफुल इरोजन का परिणाम भी ज्यादा होगा। समझ में आया? अब ये क्या है? ग्लेशियर क्या होता है? ग्लेशियर इज अ रिवर ऑफ आइस। देखो नदी थी जो कि पूरी बर्फ बन गई, या फिर बर्फ की नदी से हमने ग्लेशियर बोल दिया। अभी सॉलिड से टकराई तो इरोजन ज्यादा होगा, है ना। अब खत्म हो गए। जैसे ये गैस है ना, दिस इज गैस। अब ये गैस जब यहां पर जाएगी तो क्या हुआ? गैस एंड सॉलिड का कांटेक्ट हुआ। जब गैस एंड सॉलिड का कांटेक्ट होगा तो क्या देखने को मिलेगा कि धीरे 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 करके इसके पार्टिकल वे आउट हो जाएंगे। कब? जब गैस और सॉलिड का कांटेक्ट होगा। जब आपका सॉलिड और लिक्विड का कांटेक्ट होगा तब क्या होगा? पानी सर 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 करके बहेगा, तो उससे चीजें खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे इरोड होगी। बट जब सॉलिड और लिक्विड का कांटेक्ट होगा तो गड़गड़ ज्यादा तेज होगा। क्यों? क्योंकि मीडियम सेम है, इसलिए इरोजन बाय ग्लेशियर इज मोर ट्रेमेंडियस। बात समझ में आई? कंजूस तो इसलिए है बेटा, प्रथम पांडे वो इस पे काली है, वो हमने रख रखा है कि कोई टीचर वीचर आ जाए कोई, या फिर कोई ऐसे बड़े लोग आ जाए, मैनेजर वो जब देखे कि अरे इनके पास सब कुछ है इसलिए हमने रख रखा। बाकी अब नहीं है तो क्या कर सकते हैं? खुशबू का क्या ही करेंगे है? जो जिसको सिर्फ महसूस किया जा सके उसके अस्तित्व के होने या ना होने से क्या मतलब किसी को। चलो 3D कॉन्सेप्ट में समझाओ, ठीक है? ओके, बताते हैं 3D में भी आपको। अब इससे कौन कौन से लेंथ बनते हैं? असली मजा तो यहाँ आएगा, बता। असली मजा तो आपको यहाँ आएगा। क्यों क्यों आएगा? क्योंकि अब आएगा जो आप बोल रहे थे ना, बड़ा खतरनाक टॉपिक। देखो है तो सही, बड़ा खतरनाक है। इसमें नाम आते हैं ना, सर्क, टार्न, पेटरनोस्टर, केटल, ट्रम्पलिन्स, बर्चन, सेफ, तब आते मजे। चलो आओ जानते हैं। ये यहाँ पर हमारा ग्लेशियर से बनने वाले लैंडफॉर्म बता रखे है ना। अब एक लैंडफॉर्म आपका इस तरह से ऊंचा हुआ दिखाई दे रहा है, इसे हम बोलते हैं हॉर्न। इसे क्या बोलते हैं? हॉर्न। कब बनता है ये हॉर्न? जब ग्लेशियर हर तरफ से इरोड हो जाता है। ये इस तरह से बेटा, जो ग्लेशियर के ऊपर डिप्रेशन बने होते हैं, बाउल शेप्ड विद स्टीप साइड, ये डिप्रेशन जो दिखते होते हैं इस तरह के डिप्रेशन को हम बोलते हैं सर्क। ठीक, इस तरह के डिप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? सर्क। जब इन डिप्रेशन के अंदर पानी भर जाता है तो इस पानी को हम बोलते हैं टार्न या फिर पेटरनोस्टर लेक। कब? जब इन डिप्रेशन में भर गया पानी।
सर पैर के साथ का बड़ा दुखता है यार। कल की क्लास के बाद जो 9 बजे खत्म हुई थी ना, वहां पे तो पूछो मत यार, सच में कल रात को बहुत दर्द हुआ पाँव में। वो कंडीशन ऐसी हो गई थी कि मैं पूरा थक गया था, भले 1 रुपए का खड़ा नहीं हो सकता था, थोड़ा दर्द तो होता है। तो यहाँ पर सर्क में क्या होता है, डिप्रेशन हो गया। उसके बाद भी बेटा आप लोगों को टोटल में 1 घंटे 45 मिनट का ही पूरा का पूरा प्रोवाइड करता हूँ, दर्द हो या ना हो, क्योंकि वो तो पैरासिटामोल से कंप्लीट हो जाएगा, अपन खा लेंगे तो बाद में सेटल हो जाएगा। बट मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये चीजें आप लोग ना सिर्फ सीडीएस के लिए यूज कर रहे हो, आप लाइफ लॉन्ग इन चीजों को यूज करोगे, आपके काम आएगी। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि किसी भी चीज में एक रत्ती भर, एक शून्य का भी कॉम्प्रोमाइजेशन हो, ठीक है। तो आप भी सिर्फ उसको उसी तरह से समझे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ओके, अब इसको देखो कि जो सर्क होता है, सर्क में क्या देखा हमने, सर्क में हमने क्या देखा, सर्क में हमने देखा कि एक डिप्रेशन बन गया। उस डिप्रेशन में जैसे पानी भर गया तो क्या हो जाता है, आपका केटल मेटरनोस्टर लेक हो जाएगा, है ना, केटल और पेटरनोस्टर लेक। अब इसकी जो रीजेस होती है ना, लाइनें, ये जैसे रीढ़ की हड्डी होती है ना हमारी, उसकी तरफ से हर तरफ से माउंटेन की होती है, इस रीढ़ की हड्डी की ये जो लाइनें ना, इनको हम बोलते हैं रेटे। रेटे क्या बोलते हैं, रेटे, ठीक है। अब इसको ना एनिमेशन की मदद से जानते हैं। आई होप वहां पर आप लोगों को ज्यादा लाइट वाइट बंद कर देता हूं, और याद रखना सिर्फ 2 बार दिखाऊंगा, क्योंकि एक बार दिखाने के बाद जैसे मैं इधर आऊंगा आप बोल दोगे सर रिपीट, तो सिर्फ 2 बार दिखाऊंगा, और अगर 2 बार देखने में जरा सी गलती कर दी तो फिर नहीं बताऊंगा। पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर है, दोनों लाइट बंद कर देता हूं, पॉपकॉर्न निकाल लो। 1 मिनट का है, जरा सा अभी बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढांड के लाया हूं इंटरनेट से, आप लोगों को समझाने के लिए। आराम से चुपचाप इसको समझ लेना, और कोई भी पूरा ध्यान यहीं पर रहेगा। ये आपके हो गए माउंटेन, है ना, ये क्या हो गया माउंटेन। अब इस माउंटेन के ऊपर इस तरह का हमें डिप्रेशन देखने को मिलता है, ये इस तरह का, ठीक, ध्यान से देखना। माउंटेन हो गई, माउंटेन के ऊपर इस तरह का हमें डिप्रेशन देखने को मिलता है, और ये जो डिप्रेशन होता है इसे हम बोल देते हैं सर्क। अब कैसे, ये पहले थी आइस, ये क्या था पहले आपका बर्फ, अभी बर्फ मेल्ट होने के कारण नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। मेल्ट होने के कारण बर्फ कहां जाता है, नीचे की ओर, और जब भी मेल्ट होकर के नीचे की ओर जाता है यहां पर बना लेता क्या, एक डिप्रेशन। क्या बना लेता, एक डिप्रेशन। तो उस डिप्रेशन को जानो, ये पिघल के गया नीचे, ये बन गया डिप्रेशन पूरा, ये डिप्रेशन हो गया आपका सर्क। ये लो, ये क्या हो गया आपका सर्क पूरा। अब इस सर्क में अगर भर गया पानी तो इसको या तो सर्क लेक बोल दो, या फिर टार्न, या फिर अब एक और भाषा में पेटरनोस्टर लेक, जो इस तरह का दिखाई देता है, इस तरह का। क्या हुआ हमारा कि ये जो डिप्रेशन था इसकी आइस मेल्ट हुई, तो इसके अंदर भरा पानी। जब इसके अंदर भरा पानी तो क्या बन गया आपका, पेटरनोस्टर लेक, या फिर टार्न लेक, या फिर सर्क लेक। अब इसके आगे की कहानी देखो, ये फॉर एग्जांपल उन्होंने एग्जांपल लिया माउंट एवरेस्ट का, ठीक है, माउंट एवरेस्ट का। अब माउंट एवरेस्ट पर ये इस तरह की रिजेस जो बनी है, इन रिजेस को हमने क्या बोलते हैं, रेटेस। फिर से रिपीट कर देता हूं इन रिजेस को, ये जितनी भी आपको रीजेस दिखाई दे रही ऊपर रीढ़ की हड्डी जैसे, इनको हम बोलते हैं आपका रेटेस, ठीक। और जब यहां से बर्फ फिसल जाता है हर डायरेक्शन में, तो जो शार्प एज बचती है हम बोलते हैं हॉर्न, ये शार्प एज, ये तो आपकी रेटेस, ये रीजेस, और जो शार्प एज बची से हम बोलते हैं हॉर्न। फॉर एग्जांपल मेटरहॉर्न, जो कि स्विट्जरलैंड के अंदर है, ये वाला पार्ट मेटरहॉर्न, जिसके ऊपर इंडिया का एक बार फ्लैग दिखाया गया था कोविड के टाइम पर, ये हो गया आपके मेटरहॉर्न माउंटेन स्विट्जरलैंड के अंदर, ठीक। यहां पर हमारा पार्ट हो जाता कंप्लीट। अब मुझे बताओ कि सबका एनिमेशन समझ में आया सभी को। बेटा भारत में बहुत सारे टार लेक देखने को मिलेंगे आपको हिमालय के अंदर, क्लियर हो गया सभी को। अब सारी की सारी चीजें आप जो मैंने वहां बताई उनको यहां देखने की कोशिश करो। क्लियर हुआ बेटा जी, समझ में आया, ऑल क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एक बार और मनोज इसको पीछे करके देख लेना है, अभी एक बार और आपको क्लियर हो जाएगा, मैं रुकाऊं तब तक देख लो। एकदम झक्कास पूरा पॉइंट क्लियर हो गया, अब तो नहीं डरोगे ग्लेशियर से और इनसे। अब इसको समझो, यहां पर देखो, अब ये सब कुछ हटा लो और आप इन सभी को सिर्फ देखो। क्या देख पा रहे हैं हम, ये डिप्रेशन जैसा अभी हमने देखा था वो क्या बन गया सर्क। उस डिप्रेशन में जो पानी भरा हुआ है ये क्या बन गया, टार या फिर पेटरनोस्टर लेक, बिल्कुल। अब ये जो एजेस बनी ये क्या बन गया आपके हॉर्न, और जो रीढ़ बनी ये बन गया आपके रेटे, ठीक। अब क्या होता है कि माउंटेन के ऊपर भी छोटी छोटी वैली बन जाती है इस तरह की, जो ग्लेशियर्स होते हैं। अब ग्लेशियर के ऊपर माउंटेन के ऊपर भी वैली बन जाती है, इस तरह की वैली को बोलते हैं हैंगिंग वैली, है ना। जब हम नीचे से किसी खाई में ऊपर देखते हैं तो ऊपर भी एक तरह का डिप्रेशन अगर दिखाई देता है, इस तरह का डिप्रेशन आपको ऊपर भी दिखाई दे, उसे हम बोलते हैं हैंगिंग वैली। क्या बोलेंगे, हैंगिंग वैली। और यहां पर जो ग्लेशियर की वैली बनेगी इसे बोलते हैं ग्लेशियल ट्रफ, और ऊपरी भाग को ग्लेशियल क्रेस्ट बोलते हैं। ट्रफ क्रेस्ट कैसे होते हैं, ये होते हैं, दिस इज कॉल्ड क्रेस्ट एंड दिस इज कॉल्ड ट्रफ। तो ये डिप्रेशन जो है ना इसको बोलते हैं ग्लेशियल ट्रफ। These are the erosional landform of glacier. Erosional landform of glacier. ये बेटा स्वागत पुरेश ये मेल्ट हो जाता और पानी बनके निकल जाता, फिर इससे गंगा सतलज जैसी नदियां बनती है, ठीक है। आ गया बेटा मनोज समझ में, बहुत बढ़िया। हाँ, जब ग्लेशियर का डिपोजिशनल वर्क आएगा, अब इस डिपोजिशनल वर्क के अंदर आपको इस तरह से ड्रम्पलिन्स देखने को मिलेंगे, ये उल्टी नाव के जैसे, जिसको आप बोल सकते हो आपका एग बास्केट टोपोग्राफी। कौन सी टोपोग्राफी, एग बास्केट टोपोग्राफी। अब देखो इनको कुछ कुछ लिखना चाहो तो डिटेल में लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका ड्रम्पलिन्स हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें ये जो होता है इन्हें बोला जाता है फियोर्ड्स। इन्हें क्या कहा जाता है, फियोर्ड्स, जो एक्चुअल में आपको नॉर्वे स्वीडन जैसे देश के अंदर देखने को मिलता है, जहां ग्लेशियर मेल्ट होते हैं ना तो एक प्रकार की यू शेप्ड वैली बना लेते हैं। याद रखना गधो, वी शेप्ड वैली नदी में बनती है और यू शेप्ड ग्लेशियर में बनती है, जिसे हम फियोर्ड्स बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, फियोर्ड्स। एक बास्केट टोपोग्राफी में ऐसा बेटा, अंडे की टोकरी देखिए आपने जो उल्टी दिखाई देती है ऐसे उभरे हुए,
यहां पर दिखाई देते हैं इसके अंदर, जिसको हम डम्पलिंग्स बोलते हैं। ये हो गया फियोर्ड्स, जहां ग्लेशियर की वैली बनती है, जब वो मेल्ट होते रहते हैं पहाड़ों में, देखो इसे हम बोलते हैं फियोर्ड्स। फिर आता मोरेन्स। क्या आता आपका? मोरेन्स। मोरेन्स क्या होता है? ग्लेशियर का जो जब वो जो वैली होती है, उस वैली का जो साइड वाला हिस्सा होता है, जब वैली जो होती है, वैली का जैसे ये वैली है ना, जहां से रिवर टाइप बहता है, उसका जो साइड का हिस्सा, लेटरल पार्ट, उस लेटरल पार्ट को हम बोलते हैं मोरेन्स। क्या बोलते हैं? मोरेन्स। यू शेप्ड वैली मतलब ऐसी वैली जिसका जो स्लोप हो एकदम शार्प हो, ऐसा यू की तरह, और वी शेप्ड में जेंटल स्लोप होते हैं, ये एकदम शार्प है, इसे मोरेन्स बोलते हैं। आप देखो वैली के दोनों, वैली मतलब ये जो नीचे निचला हिस्सा, इसको वैली बोलते हैं, इसके दोनों किनारे पर जो मिट्टी जमा है ना, इसे मोरेन्स बोलते हैं। समझ में आया बेटा? यहां पर क्लियर हुआ? अभी इतने तो समझो। क्लियर हुआ सभी को? ग्लेशियर के सारे लैंडफॉर्म बेटा, जितने भी हमने देखे, फियोर्ड्स, फिर उसके बाद यहां पर जितने भी मेंशन है, सर्ग, पेटरनोस्टर, रेटे, हैंगिंग वैली। ठीक है, बढ़े आगे? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इरोजन बाय सी वेव। समुद्र की लहर किस तरह से इरोजन करती है? तो वेव इरोड सेडिमेंट फ्रॉम द क्लिफ एंड शोर लाइन। ये इस तरह का सेडिमेंट जो होती है, जो होती है, दिस इज टर्म्ड एज योर क्लिफ। ये जो ऊपरी पार्ट है, इसे हम क्या बोलते हैं? क्लिफ। तो इस क्लिफ से लेकर के तो इस शोर लाइन तक हर जगह पर इरोजन कौन करती है? आपकी सी वेव्स। तो सी वेव्स इरोजन करके अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनाती है। इट क्रिएट सैंड बार, मतलब सैंड के छोटे छोटे आइलैंड्स, काइंड ऑफ सैंड के आइलैंड बनाती है, विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सुनामी एंड साइक्लोन। जो कि साइक्लोन और सुनामी आती है, उनसे साइक्लोन के सामने हो जाते हैं, ये सुनामी के सामने हो जाते हैं, और हमारी उनसे रक्षा करते हैं। कौन? सैंड बार्स। क्लियर हुआ कि जो सैंडबार्स और ये होते हैं, वो कहां होते हैं? जैसे यहां पर रेत रेत जमा करती, दिस इज सैंडबार, है ना? क्लिफ, ऊंची ऊंची जो माउंटेन्स बनती, वो हो जाएगी। इसके बाद ये शोर लाइन हो जाएगी आपकी। ठीक है, शोर लाइन मतलब किनारे की लाइन। अब एक एक करके इनको जानते हैं। इसमें कौन कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं? क्लिफ आपको मैंने बता दी, जहां पर समुद्र की लहर आती है, और जो माउंटेन वाला पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं क्लिफ। और ऐसे जगह जहां पर समुद्र की लहर मुश्किल से कभी हाई टाइड में जा पाती है, उसे हम बोलते हैं रेज्ड बीच। बीच जो होती है ना, सी बीचेस, तो सी बीचेस एक तो सैंड बीचेस होती है, और एक होती है जहां पर पानी कभी कभी जा पाता हाई टाइड में, उसे रेज्ड बीच बोलते हैं ना। इसके बाद बनती केव, समुद्र के अंदर ही इस तरह की केव्स बन जाती है जहां पर पानी जाता रहता है। ठीक, आर्क बनता है जो इस तरह से दिखाई देता, स्टेक बनता है जब आर्क आधा हो जाए तो उसे स्टेक बोल देते हैं, स्टंप बनता है जो हाई टाइड के पानी में छुप जाता है, एक तरह का डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये स्ट्रक्चर तो हमें दिखाई देंगे, बट एक्चुअल में होते कैसे, आइए इन सभी को जानते हैं एक एक करके। यहां से जानते हैं। दिस इज योर सैंड बार। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? आपका सैंड बार। सैंड बार का मतलब क्या होता है? सैंड के ऊपर बार, ऐसा इसका मतलब बिल्कुल नहीं होता। सैंड बार का मतलब होता है जब किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर रेत नदी जमा करते, जब नदी रेत ला देती, समुद्र उस रेत को नदी की तरफ फेंकता, नदी उसको समुद्र की तरफ, तो रेत बीच में आइलैंड बना लेती। इस तरह के आइलैंड को हम बोलते हैं सैंड बार्स। अब जब समुद्र में साइक्लोन आता है तो सैंड बार्स बीच में होते हैं, तो उसकी स्पीड कम कर देते। जब समुद्र में सुनामी आती है तो सैंड बार्स जो होते हैं उसकी स्पीड कम कर देते, इसलिए इसको हम सैंड बार बोलते हैं। तो आर्क प्रथम पार्टी बताऊंगा बेटा। रिवर में जब बनता है ना तो उसको रिवराइन आइलैंड बोलते हैं, बट यहां पर इसको सैंड बार बोलते हैं। समझ में आया सैंड बार क्या होता है? डिपोजिशन ऑफ सैंड। ये इस तरह के होते हैं। कहां पर दिखाई देते हैं? इधर देखो, पीछे वाली स्लाइड में, ये यहां पर देखो, ये हुआ आपका सैंड बार, ये हुआ आपका सैंड बार, ये हुआ आपका सैंड बार, है ना? इस तरह से जो व्हाइट व्हाइट से दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा सैंड बार है आपका। पीछे वाली स्लाइड एक के बाद कुछ देर के बाद रिपीट करता हूं बेटा। उमंग आपका ज्योग्राफी का बैकलॉग तो कम होगा, क्योंकि ज्योग्राफी तो अभी अभी स्टार्ट हुआ है, सही, आप आराम से कवर कर लोगे। क्लियर हो गया सैंड बार? चलो लुक एट दिस प्लेस, सी द ब्यूटीफुल बीचेस। ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका बीचेस। आप जाते हो ना कभी घूमने के लिए, दैट इज योर बीचेस। तो बीचेस पे क्या हम लोग घूमने के लिए जाते हैं, बढ़िया, है ना? गेट आउट फ्रॉम द हाउस, निकले घरों से, एंड कम दिस प्लेस, दिस कम, मनी इज नो, पैसा सब कुछ नहीं है। गेट आउट, बाहर निकले और इस जगह को घूमे। तो दिस इज दी सी बीचेस, जो कि आपको बहुत सुंदर दिखाई देती है। आप यहां पर जाएंगे, आपको प्यारे प्यारे लैंडफॉर्म्स देखने को मिलेंगे, और भी कुछ अच्छी अच्छी चीज आपको देखने को मिलेगी। विदेशी लोग, राम गिलवा सर वही रहते हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आप कहीं और भी जा सकते हो। समझ में आया? बीचेस देखिए बेटा, लाइफ लिटिल इज,
जिंदगी छोटी है। आगे आगे भी तो मिलेगा ना। सी बीचेस और समुद्र के लैंडफॉर्म बड़े प्यारे प्यारे होते हैं, उनको आगे भी देखोगे ना और मजा आएगा। मूवी का हेड, दिस इज योर स्टेक। मैंने आपको भी दिखाया था, यहाँ पर देखो ये बीचेस, जो बीचेस बताई नहीं है इस तरह की, ये ऐसी होती है। यहाँ पर जो दिखाई दे रही है, दिस इज बीचेस, दिस एंड दिस वन, है ना। स्टेक बताया था मैंने आपको, इस तरह का टुकड़ा। ये जो टुकड़ा है ये कुछ इस तरह का दिखाई देता ओरिजिनली, जूम इन करने पर। दिस इज कॉल्ड स्टेक। स्टेक, कम हियर एंड विजिट स्टेक। कम हियर, यहां आ जाए और स्टेक को घूमे, देखें। 6,000 9,000 एक चाटा पड़ेगा ना, डिस्काउंट दिला दूंगा एक ही चाटे में। यू टीचर गुड हिज, आप अच्छे अध्यापक है। थैंक यू, थैंक, आपका शुक्रिया। कच्छ फ्रॉम लार्जेस्ट स्टेक ऑफ इंडिया। हाँ बेटा, वेरी गुड, आप तो एकदम सोल डेजर्ट के पास होती। दिस इज स्टेक। आगे बढ़ते हैं और कुछ नई जगह घूमते हैं। दिस इज कॉल्ड द आर्क। दिस इज कॉल्ड आर्क। दिस इज कॉल्ड आर्क। ये आर्क किस तरह का आपको दिखाई देता है, यहां पर मैंने आपको दिखाया था। ये, इसको जूम इन करोगे तो आपको इस तरह का दिखेगा आर्क। क्या नजारा है। और यहां पर देखिए लोग अपनी जिंदगी की कीमत लगाते हुए इस आर्क के ऊपर चढ़ करके तस्वीरें ले रहे हैं। दिस इज कॉल्ड आर्क, सी आर्क। आप भी जाए यहां घूमे, ठीक है। इतना हुआ क्लियर। ये डार्विन आर्क है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। बेटा मेरी इंग्लिश को कंपेयर मत करो, मैं मजाक कर रहा हूं, आप उसको रियल में मत लो। अगला आ जाएगा आपका इरोजन बाय विंड, मतलब जो हवा से कटाव बनता है वो आपका विंड इरोजन हो जाएगा। तो अभी तक हमने क्या देख लिया, इरोजन बाय रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर, सी वेव, एंड लास्ट वन इज इरोजन बाय विंड। अब विंड का जब इरोजन होता है तो किस किस का कांटेक्ट हो रहा है, सॉलिड एंड गैस। सॉलिड एंड गैस का कांटेक्ट यहां पर हो रहा है। तो विंड इरोजन कहां होता है, कैसे होता है, किस प्रकार का होता है, ठीक है। आइए बात करते हैं, कम हियर एंड बात करते हैं। तो विंड इरोजन इज डिटेचमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड रीडिपोजिशन ऑफ सोइल बाय द विंड। इट मींस क्या होता है विंड का, डिटेचमेंट मतलब चीजों का टूटना, ट्रांसपोर्टेशन मतलब टूटी हुई चीजों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाना और दूसरी जगह ले जाकर के उनको डिपॉजिट करना। इस तरह से विंड कई सारे लैंडफॉर्म बनाता है। एंड द लैंडफॉर्म्स व्हिच आर क्रिएटेड बाय द विंड्स आर सिंपली टर्म्ड एज द एओलियन लैंडफॉर्म्स, ठीक है। उनको प्रोपाउंड करते हैं हम विद द नेम ऑफ एओलियन। एओलियन लैंडफॉर्म, जो लैंडफॉर्म वाटर से डिपॉजिट होते हैं या फिर जो लैंडफॉर्म वाटर के थ्रू बनते हैं, उन लैंडफॉर्म को हम क्या बोलते हैं, द लैंडफॉर्म व्हिच आर क्रिएटेड बाय वाटर आर टर्म्ड एज योर फ्लूवियल लैंडफॉर्म, एंड द लैंडफॉर्म व्हिच आर मेड बाय द विंड्स आर टर्म्ड एज एओलियन या फिर एओलियन इरोजन, जो विंड करती है। समझ में आया बेटा। क्लियर, करें शुरू। अब यहां पर किस तरह के लैंडफॉर्म बनते हैं, देखिए यहां पर आपको दिखाई दे रहा क्या, मशरूम रॉक, है ना, जिसका शेप होता है मशरूम की तरह, उसे हम बोलते हैं मशरूम रॉक। देखो ये है ना, जहां पर वीक पार्टिकल्स को विंड इरोड कर देती है और वो बहा करके ले जाती है। अब ये इरोजन कहां पर होता है, ये इरोजन आपको देखने को मिलता है डेजर्ट एरिया के अंदर। क्यों, क्योंकि पहले तो वेजिटेशन कम होता है, तो विंड को रोकने के लिए पेड़ पौधे नहीं होते। दूसरा क्या होता है कि पहाड़ भी यहां पर चीजें कम होती है, हवा की स्पीड तेज होती है ना। तो ये आपको कहां देखने को मिलेगा, मशरूम रॉक डेजर्ट के अंदर। ये गिर जाते बेटा, ये गिर गया तो टूट जाते, फिर दूसरा लैंडफॉर्म बनेगा हमारे। आप अच्छा क्वेश्चन पूछा, स्वागत आपने, कि हमारा काम क्या है, एक्सोजेनिक प्रोसेस का काम क्या है, लेवल करना। क्या काम है, लेवल करना। तो अगर ये माउंटेन पहले सपोज करो ऐसी होगी, ऐसे बड़ी होगी, फिर ये माउंटेन कट के एकदम ऐसी होगी, अब कुछ टाइम के बाद ये टूट जाएगी तो नीचे गिर जाएगी, और हमारा काम क्या हो जाएगा, लेवलिंग। बिल्कुल, क्या कलाकारी है कुदरत की। IMARL, वेरी गुड बेटा, हेड्स ऑफ टू यू, कि आप मतलब काम करने के साथ साथ भी जॉब करते। देखो क्या होता है, जो सीडीएस की प्रिपरेशन करते हैं ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे आप लोगों में से जो शायद एनडीए की प्रिपरेशन की होंगे, है ना, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ सीडीएस की प्रिपरेशन करते हैं। बट एक फैक्ट आपको बताता हूं बेटा, कि जिंदगी में जब हम 12th पास कर लेते, फर्स्ट ईयर में जाते, सेकंड ईयर में जाते, फिर थर्ड ईयर में जाते, कुछ भी से फाइनल ईयर ऑफ योर ग्रेजुएशन, वहां तक अगर हम आ जाते हैं ना, तो फिर हमारे पास अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने लग जाती है हमारे जीवन में। बिल्कुल जैसा कि मेरे साथ भी हुआ था। हमारा काम होता है कि अब हमें हमें बहुत पढ़ाई कर ली, घर वाले बोलते हैं और कितने साल बचे हैं बेटा, कुछ देखो साथ साथ, और अगर वो नहीं भी बोलते तो हमको हमारे घर की हालत, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी आंसरेबिलिटी, हमारी अकाउंटेबिलिटी हमारे घर की तरफ हमें शो करना पड़ता है। मतलब एक एक टाइम होता है, मैं इस चीज को कंपेयर नहीं कर रहा हूं, बट आपको बता रहा हूं, है ना, इस चीज को कोई भी अदरवाइज मत लेना, कोई भी इसको मत समझना, कि जब बचपन से लड़का और लड़की साथ साथ बड़े होते हैं, है ना, जो 12th तक का टाइम होता है, 12th तक का टाइम होता है, 12th तक का ग्राफ ऐसे चलता है, लड़के का ग्राफ ऐसे चलता है और लड़की का ग्राफ ऐसे चलता है 12th तक, है ना। लड़का ऐसे धीरे धीरे मक्कार होता है, ध्यान नहीं देता, कुछ समझ नहीं आती, कुछ काम काज नहीं करता, तब तक 12वीं तक। और लड़की अपने परिवार को साथ लेकर के चलती है, माँ बाप का ध्यान रखती है, अपने भाई का, अपनी छोटी बहन का या फिर अपनी बड़ी बहन का आदर करती है, और वो एक ग्राफ को यहाँ तक लेकर के चलती है। साइकोलॉजी बता रहा हूँ, वो लड़का ऐसे ऐसे करके आता रहता है। बट जैसे 12th पास करते हैं, 12th पास करने के बाद लड़की का जैसा ग्राफ चल रहा था ना वैसे चलता है, बट लड़का का ग्राफ शार्पली ऊपर जाता है। क्यों, ये 12वीं के बाद वो टाइम आ जाता है कि जब उसको गैस सिलेंडर
से लेकर के मम्मी का कहीं से बस से जाना, उनको लेकर के आना, नहीं जा पा रहे तो दोस्तों को भेज के बुलवाना, या फिर किस किस के मोबाइल में रिचार्ज है नहीं है, और नहीं है तो मैं उसको कब डलवाऊंगा, कौन सा काम करूंगा। दूसरी बात है तो घर पे कौन सा सामान है नहीं है, गेहूं को माथे पर लेकर के जाना, आटे को वापस लेकर के आना, ये सारी चीजें लड़का संभालने लग जाता कब, जब वो 12वीं के बाद है, तब उसके दिमाग में आ जाती है एक जिम्मेदारी, तब वो निभाता है। लड़कियां बचपन से निभाती, लड़कियों का ग्राफ ऐसे चलता रहता है बचपन से, बट लड़के का ग्राफ पहले नहीं चलता, फिर एकदम से उठता है। अभी टाइम आ जाता है जब हमको हमारे जीवन के अंदर मेहनत करना पड़ता है। जैसे आप लोग भी हो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हो, इसके साथ साथ भी आप लोग एग्जाम देना, इसके साथ साथ भी आप लोग एग्जाम देना। आई डोंट वांट फ्रॉम एनी वन ऑफ यू कि आप सिर्फ एक एग्जाम देकर रुक जाएं। आपका लक्ष्य है, आपको आईएमए, आपको ओटीए, या फिर आपको एएफए या फिर नेवल एकेडमी में जाना, आपका लक्ष्य है, आपका ड्रीम है, यू शुड गो, एब्सोल्युटली आप लोगों को जाना चाहिए, बिल्कुल। बट इसके साथ साथ भी मैं आप लोगों को बोलूंगा कि जितनी भी परीक्षा जिसके अंदर आपसे सीधे सीधे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाए, या फिर वो प्रश्न पूछे जाए जिनको कि आप ये इतना ज्ञान बटोर के जा रहे हो, इसको लगा देना। गेटिंग माय पॉइंट। दूसरी बात कि जो भी हम चीजें पढ़ रहे हैं, हम जो भी चीजें पढ़ रहे हैं, नेवर मैटर कि वो चीजें हमारी सिर्फ उसी दिन काम आए। जानते हो ना इस बात को, सभी लोग जानते हो। एक छोटा सा एग्जांपल से बता रहा हूं आपको कि हम वर्ल्ड कप हार गए थे 19 तारीख के दिन, है ना। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीत गई, ऑस्ट्रेलिया कप लेकर के चली गई, बहुत अच्छी बात है, हमें बुरा लगा, बहुत ज्यादा बुरा लगा। सूर्य कुमार यादव ऑस्ट्रेलिया के सामने खेला था, 10-15 रन बना के, और बहुत सारी इंसल्ट फील करके, या फिर बहुत सारा लोगों का बुरा भला कि सेम टाइप के शॉट खेल रहा है, ऐसा करके बुरा मान के चले गए, या फिर बुरा नहीं माना तो जो एक स्पोर्ट्समैनशिप की जिम्मेदारी निभा करके चले गए। कल टी20 हुआ, और टी20 में उन्हीं सूर्य कुमार यादव ने 80+ रन बनाए और भारत देश को विजय बनाया। कहने का मेरा मतलब ये है कि जब हमारी परीक्षा होगी अप्रैल में 20 तारीख 21 तारीख के दिन, उस दिन इट डजंट मैटर कि हमारा सिलेक्शन हो या ना हो। व्हाट मैटर इज कि जो चीज आपने पढ़ी, हो सकता है उस दिन काम नहीं आई, उसके 2-3 दिन बाद काम आ जाएगी। जैसे कि इस मैच के अंदर एक एग्जांपल हमने देखा। तो ना तो घबराना है, हर वो परीक्षा जो दे सकते हो, जो समझ सकते हो, उस परीक्षा को दो। जहां डाउट आए, मैं जिंदा हूं, मैं आप लोगों के साथ हूं, हमेशा कहीं ना कहीं से आप मेरे कांटेक्ट में हो। जहां आपको डाउट आ जाए, जोन सा भी आपको डाउट आ जाए, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू एज मच एज पॉसिबल। वो किसी एग्जाम को लेकर के हो, किसी एग्जाम के सिलेबस को लेकर के हो, या फिर कोई टर्म हो जो एग्जाम में आपको किसी प्रकार से परेशान कर रही हो। बस कहने का मेरा मतलब क्या है कि हाथ पे हाथ रख के हमें अब नहीं बैठना। गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आ गई बात। देखो, आप पहली बार क्लास ले रहे हो तो बेटा आप जितना भी पीछे है उसको कवर करो, है ना। सारी चीजें देखो, देने के लिए एक्सक्यूज बहुत मिलेंगे, जो हम दे सकते हो सामने वाला मान जाएगा, बट एक्सक्यूज से आप उसको सिंपैथी दे सकते हो, खुद को नहीं। एक्सक्यूज देकर के आप उसको समझा सकते हो, बट खुद की तो हार होगी ना। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आप लोगों को अपनी लाइफ में अभी क्या करना है वो मस्ती मजाक के दिन नहीं रहे। जानते हो ना, समझते हो ना। अभी अभी भी तो अपने दिमाग में ये नहीं चलता रहा, अरे हो चलता है एटीट्यूड जो होता है ना। अभी हमारी एक वैल्यू है, एक एथिकल वैल्यू है, हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते हमें कई सारे काम करने हैं। और मैं आप लोगों सभी को जानता हूं कि आप सभी बेटा बहुत बहुत अच्छे इंसान हो, तो कभी भी ना तो गलत करोगे, ना तो करना है ना, और ना ही कभी डरोगे। डरने का भी सीन नहीं, अकेला रहना पड़े तो अकेला, जो भी करना पड़े, बट परेशान नहीं होना, खुश होते हुए चलते रहना, ठीक है। बात समझ में आ गई, करें शुरू। क्लास के बाद बात करेंगे बेटा ये सब इन चीजों के बारे में, है ना। अभी हम आगे बढ़ेंगे। देखो, अगर कहीं और भी सिलेक्शन हो जाए ना, तो आप कुछ दिन की लीव लेकर के तैयारी कर लो, है ना। आप ना बस अपने अंदर डिसाइड कर लेना बेटा। मैं क्या बोल रहा हूं कि मुझे आप लोगों से सिर्फ एक ही चाहिए, एक ही चीज चाहिए। याद रखना, मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, आई ओनली वांट अ सिंगल थिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू, इज योर स्माइल, बस। और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और इस स्माइल के लिए आपको माइल्स चलना पड़ेगा, क्योंकि आपकी अगर खुशी होता है कि मेरी खुशी है मेरे मम्मी पापा की खुशी में, और आपके मम्मी पापा चाहते हैं कि आप उनका बिजनेस संभालो और आप उसमें खुश भी हो, मुझे तो वही चीज चाहिए ना, आपकी स्माइल, बस। और मैं यही चीज आप लोगों से बोलता हूँ कि कुछ भी हो जाए, कैसी कंडीशन हो जाए, एक एक टर्म रखो अपने जीवन में, जिस टर्म को हम बोलते हैं, यहाँ लिख देता हूं, जरा सा ध्यान से सुनना इसको। कोई ऐसा ज्ञान की बात नहीं है, बट इसे बोलते हैं हम संतुलन। बस ये बनाए रखो, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए हम लोगों को। लिटरली बोल रहा हूं, कुछ भी नहीं चाहिए। अगर बुरा हो जाए ना, तो भी अपने आप को मेंटेन करके रखो, रोने मत लग जाओ। रोने मत लग जाओ कि अब मेरा हो नहीं पाया, अब मैं क्या करूंगा। और अगर अच्छा हो गया ना, तो कूदने मत लग जाओ कि मेरा हो गया, अब तो मैं वो। सिर्फ और सिर्फ ये बना के रखना। अगर आपने बेटा ये बना के रखा अपनी लाइफ में, संतुलन, ये स्टेबिलिटी बना के रखी आपने कि मुझे ना तो खुशी बहुत ज्यादा प्रोत्साहित कर सकती है, और ना ही मुझे गम बहुत ज्यादा निराश कर सकता है। मैं तो एक आजाद पक्षी हूं, मैं तो एक आजाद इंसान हूं, जो खुद की सुनता हूं और दिल से जीता हूं। और मेरे सर ने मुझे बताया एक वर्ड जो मेरे लिए हमेशा मैटर करती है, दैट इज माय स्माइल। ये आप लोगों की स्माइल कितनी प्यारी है, लिटरली बोल रहा हूं। ये वो इंसान बता सकता है जो आपको देख करके खुश हो जाए, तब मजा है ना। तो ये हमेशा अपने चेहरे पर, मैंने क्या बोला, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये नहीं हटना चाहिए, ठीक है। चलो चलो इधर आओ। अब बात करते हैं डेजर्ट की। पधारो हमारा देश। तो डेजर्ट की बात करते हो तो डेजर्ट बड़ा ही एक अद्भुत और एक बढ़िया शानदार चीज होती है, जहां पर हमें ना एक अलग ही इंपैक्ट देखने को मिलता है कि दिन में डेजर्ट्स इतने गर्म होते हैं, इतने गर्म होते हैं कि आप एकदम परेशान हो जाते हो। कैसे कि जैसे डेजर्ट के अंदर आप कभी घूमने गए जैसलमेर, है ना, गर्मी के दिनों में। सपोज करो गर्मी में है, किसी ने बेवकूफ ने आइडिया दे दिया आपको और आपने सुन भी लिया और आप चले गए जैसलमेर जून में। तेज बड़े लुके नाखून, जान बचाओ आया जून, और आप जान बचाने कहां घुस गए, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, ठीक है। आप जा रहे हो बस के अंदर, और बस में उड़ रही धूल, पूरे गाल, पूरे काले गाल और बाल एक समान दिखाई दे रहे। आप वहां पर पहुंचे डेजर्ट में, बहुत परेशान थे। अब डेजर्ट में आप लोग ने अपने कपड़े निकाल दिए और बस शर्टलेस होकर के घूम रहे हो डेजर्ट में, है ना। अब क्या हुआ, रात हुई। रात हुई तो रात में पता क्या होता है, इतनी ठंड लगती है, इतनी ठंड लगती है कि आप क्या करोगे, कुछ भी कपड़ा मिल जाए आप पेपर को बांध लोगे और कपड़े पहन लोगे, जैकेट पहन लोगे। मतलब दिन का तापमान जहां आपका 46 डिग्री जाएगा बेटा जी, अरे यार पेन, दिन का तापमान जहां 46 डिग्री जाएगा, वही रात का तापमान 6 डिग्री पर जाएगा। ये है डेजर्ट की खासियत, द डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर।
और ये यहाँ पर बहुत इंपैक्ट रोल प्ले करती है। हाउ एंड व्हाई? इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द एल्बिडो ऑफ सैंड। सैंड का एक एल्बिडो होता है, एक रिफ्लेक्शन पावर, कि जितना वो गेन करती है उतना ही स्पीडली रिफ्लेक्ट आउट कर देती है। अब वो क्या करती है, जितनी सूरज की रोशनी गेन करी फटाक से गर्म हो गई तो आपको 46 देखने को मिला। जैसे शाम को फटाक से उसने इमिट आउट कर दी तो आपको 6 देखने को मिला। और रात के टाइम में डेजर्ट में आग लगा के बैठना पड़ता है, वहीं दिन के टाइम में डेजर्ट में छुप के बैठना पड़ता है। ये होती है खासियत डेजर्ट की। तो इसमें किस प्रकार के लैंडफॉर्म हमें देखने को मिलते हैं? इस प्रकार के अलग अलग लैंडफॉर्म्स हमें देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम डेजर्ट के अंदर सैंड ड्यून्स बोलते हैं। सैंड ड्यून्स जानते हो? सैंड ड्यून्स का मतलब होता है रेत के टीले। जो रेत के टीले आपको इस तरह के क्रीसेंट शेप यानी आधे चांद की तरह या फिर क्रीसेंट शेप, है ना, जो फर्स्ट स्टेज का मून होता है ना। चांद कौन सा अच्छा लगता है आप लोगों को? पूरा अच्छा लगता है? आधा? पूरा किसी को अच्छा नहीं लगता। हमेशा जो चांद होता है ना, 14वीं का चांद पूछा जाता है। जो 14 होती है ना, उस 14 का चांद, ऐसा बोलते हैं ना कि पूरा होने की ख्वाहिश में इंसान हमेशा रोता है, बट वो कभी कभी भूल जाता है कि सबसे खूबसूरत तो अधूरा चांद होता है। जो अधूरा चांद होता है वो हमेशा सबसे बेस्ट होता है। वाइस हो, क्योंकि उसके अंदर एक ललक होती है चीजों को सीखने की। जैसे कि कोई इंसान है, उसने बोल दिया नहीं मुझे नहीं जानना, मुझे आता है, मतलब आपका हो गया सिचुएशन। बट अगर आपने बोल दिया कि मुझे सीखना है अधूरा, तो अधूरा इंसान के अंदर सीखने की ताकत होती है, क्षमता होती है ना। तो क्रीसेंट शेप में आपको दिखाई देगा बर्चांस, जो कि एक्चुअल में ऐसे दिखाई देते हैं। दिस इज कॉल्ड द बर्चांस। दिस इज कॉल्ड दी बर्चांस। अब बर्चांस के बाद ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहां पर, जो बर्चांस आपको आधे दिखाई दे रहे हैं, इन बर्चांस को हम क्या बोलेंगे? जो दूसरे नंबर पे है, यहां पर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, दिस इज योर पैराबोलिक। तो ये हो गए यहां पर जो दिखाई दे रहे हैं पैराबोलिक, ये आधे आधे दिखाई दे रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड पैराबोलिक। यहां पर वेजिटेशन होता है, ये वाले, ये हो गए पैराबोलिक। और जो डायरेक्शन ऑफ विंड में होंगे, दिस आर द ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स। एंड ये जो पैरेलल टू द विंड डायरेक्शन होंगे, दिस आर टर्म्ड एज, जो विंड डायरेक्शन के पैरेलल में होंगे, इसे हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल, है ना। ये हो गए ट्रांसफर की, जैसे विंड का डायरेक्शन तो ये है और ये उसके परपेंडिकुलर हुए। अगर विंड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है तो आपके बन जाएंगे ट्रांसवर्स। फिर यहां पर इनको बोलते हैं रिपल्स, जो रस्सी की तरह हमको दिखाई देते हैं, और इनको बोलते हैं स्टार ड्यून्स। स्टार ड्यून्स, जहां हवा किसी भी तरफ से घुसती है, ये स्टार ड्यून्स हो गए यहां पर। तो ये क्या हो गया? जो लॉन्गिट्यूडनल देखो यहां पर दिखाई दे रहे हैं ना, ये तो हो गया आपके लॉन्गिट्यूडनल, इस तरह के जो विंड की डायरेक्शन में जो जा रहे हैं, है ना। दूसरा आपका क्या हो गया? जो विंड की डायरेक्शन में ऑपोजिट है, परपेंडिकुलर, वो हो गए ट्रांसवर्स। जो आपको मून शेप में दिखाई दे रहे हैं, दैट आर द बर्चन्स। और जो रिपल शेप्ड होते हैं, दिस आर टर्म्ड एज रिपल। और यहां पर स्टार शेप्ड। पर ये लर्न करना है बेटा, अभी तक तो नहीं पूछे पर लिखवा दिए मैंने कि हो सकता है आप लोगों से आगे पूछ लिया जाए। ध्यान तो रखो, देखो अगर मैं जो भी पढ़ा रहा हूं ना, मैंने बोला ना हमको परीक्षा देना है, हमको परीक्षा देना है, तो कहीं ना कहीं हमारे काम आएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस सर, ठीक है। और ये जो सैंड ड्यून्स होते हैं ना, ये परमानेंट नहीं होते बेटा, ये उड़ते रहते हैं। सैंड ड्यून्स जो होते हैं ये उड़ते रहते हैं। उड़ते कैसे रहते हैं? मतलब कभी इधर से उधर उड़ गए, कभी उधर से उधर उड़ गए। ये ओ है, ओ पैराबोलिक, यहां लिखा है। ये इधर से उधर जो उड़ते रहते हैं ना, इसको हम बोलते हैं धैर्यंस। इन्हें हम क्या बोलते हैं? धैर्यंस। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड रिपल? लॉन्गिट्यूडनल और रिपल में अंतर ये होता है कि लॉन्गिट्यूडनल में विंड की डायरेक्शन सेम होती है, और यहां पर विंड की डायरेक्शन अलग होती है और रिपल्स अलग तरफ बनते हैं, ये रस्सी की तरह होते हैं। तो विंड के चलने की वजह से इधर उधर मुड़ते रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं धैर्यन। आगे बढ़े। रात को आदमी दून्स के पास सोता है तो सुबह दून्स के नीचे मिलता है। वाह 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 वाह। आपने बॉर्डर देखी? बॉर्डर, बॉर्डर अगर आपने देखी हो तो सुनील शेट्टी इन्हीं सैंड ड्यून्स में लेटा रहता अंदर। शक्ति मां शक्ति। इतने क्लियर हुए ये सैंड ड्यून्स? कौन सा ऐसा जो समझ नहीं आया बताओ? धैर्यंस में क्या होता है? जब हवा आती है ना तो उड़ के इधर उधर चले जाते हैं ये सैंड ड्यून्स, उन्हें हम धैर्यंस बोलते हैं। ट्रांसवर्स क्या होता है बेटा? जो विंड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर बने, उन्हें हम ट्रांसवर्स बोलते हैं। देखो ये विंड की डायरेक्शन हुई, ये और ये उसके परपेंडिकुलर है, इसे हमने ट्रांसवर्स कर दिया। बर्चन्स और पैराबोलिक अलग अलग है, क्योंकि बर्चन्स जो होते हैं वो और पैराबोलिक, इन दोनों का डायरेक्शन उल्टा होता है एक दूसरे से। बर्चन्स विंड के साइड के डायरेक्शन में बनते हैं, पैराबोलिक उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बनते हैं। पैराबोलिक के पास वेजिटेशन होता है, पैराबोलिक एकमात्र ऐसा जो ग्रीन है। स्टार ड्यून्स ये यहां पर है, जिसमें किधर से भी हवा घुस जाती है तो स्टार की तरह दिखाई देते हैं। पैराबोलिक को वेजिटेशन के फॉर्म में याद रखना। समझ में आया शिवांश? अनुष्का धैर्यंस बेटा मतलब धैर्यंस का एक जगह से दूसरी जगह उड़ जाना, डेजर्ट्स का। लॉन्गिट्यूड वाला कौन सा है? ये यहां पे और ये यहां पे। क्लियर गुरुजी? बिल्कुल। डिफरेंस बिटवीन बार्चन्स एंड सेप्स। सेप्स आर स्मॉलर देन बार्चन्स। सेप्स आर लुक्स लाइक छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार की तरह दिखाई देते हैं। रिपल्स मतलब रस्सी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या देखने को मिलते हैं हमें डेजर्ट के अंदर? क्या देखने को मिलते हैं? यारदांग्स देखने को मिलते हैं, ज़्यूज़ैन। दिस आर दी ज़्यूज़ैन। तो ये जो ज़्यूज़ैन है, दिस इज द टेब्यूलर लैंडमास इन द डायरेक्शन ऑफ विंड। विंड की डायरेक्शन में इस तरह का टेब्यूलर लैंडमास जो होता है उसे ज़्यूज़ैन बोलते हैं। ठीक है, जो कि एक तरह का हर्डल क्रिएट करता है विंड के डायरेक्शन में, एक अकेला बचता अलग टेब्यूलर लैंडमास, इसे हम बोलते हैं ज़्यूज़ैन। जब इस तरह की रिजेस बनी हो
लॉन्ग रीजेस या फिर कई सारे यूजेन जब मिलते हैं तब वो बन जाते हैं आपके यारदांग्स, यारदांग्स। और डेजर्ट के ऊपर जब सरफेस पर इरोजन होता है और सरफेस की सतह उड़ जाती है और जो रगडनेस देखने को मिलती है उसको बोलते हैं डेजर्ट पाउमेंट। मिराज का मतलब होता है जिंदगी में खुशियां जो दिखाई देती दूर से पर होती नहीं है। एब्रेशन का मतलब होता है घर्षण। जब नदी हवा चलती है ना तो हवा चलने की वजह से जो पानी हवा चलने की वजह से जो रेत उड़ती है ना फ्रिक्शन से, उसे बोलते हैं एब्रेशन। अरे यार पैराबोलिक पे अटके हो अभी। पैराबोलिक का मतलब होता है आपके क्रीसेंट से छोटे, प्रभा जो क्रीसेंट है ना उस क्रीसेंट से छोटे, सपोर्टेड विद वेजिटेशन। इतने सारे सेंडियम से उसमें एकमात्र है जो हरा दिखाई दे रहा है, सपोर्टेड विद वेजिटेशन, जहां पर थोड़ा ग्रीनरी हो वहां पर हमें पैराबोलिक देखने को मिलते हैं। बेटा आप इनको अगर सही से पढ़ोगे ना 2-3-4 बार, आप खुद सोचो कितना ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है वो, आप उसको ध्यान से देखोगे ना तो आराम से समझ में आ जाएंगे और फिर वो काम बहुत जगह आएंगे, बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए ये डेजर्ट पाउमेंट। फिर से ठीक है, जब हवा चलती है सपोज करो, कैसे बताऊं, कभी कभी तो ऐसा जैसे एक चट्टान है ना, अब चट्टान के ऊपर रोज हवा चल रही है तो चट्टान के पत्थर इस तरह से घसा जाते हैं, घिस जाते हैं, और जब घिस जाते हैं ना तो हाथ फेरो ना तो खुरदुरे लगते हैं। अब इसके ऊपर जैसे मैंने हाथ फेरा ना मेरा हाथ पूरा खुरदुरा हो गया। दिस इज टर्म्ड एज डेजर्ट पाउमेंट। अब समझ में आया? बढ़े आगे। अभी बजाड़ा हो रही है, कैसे समझोगे यार, यहीं आप ऐसे करने लग गए तो। सर एसएससी की एग्जाम में आपके नोट्स इनफ होंगे, बेस्ट इनफ होंगे, इससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, वो कोई सी दे लो आप, जीडी सीएचएसएल सीजीएल जो देना हो। बैंकिंग की एग्जाम होती है अगर उसके अंदर जीएस आता है तो आपको वहां भी इसी तरह से हो जाएगा। सर कितनी डीप लाइन बोल दी, पता नहीं बेटा, दिन भर ज्ञान देता रहता हूं, कौन सी आपको अच्छी लगी है। आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाता है आपका जो डेजर्ट में लैंडफॉर्म होते हैं, यानी डेजर्ट के अंदर आपकी जो माउंटेन्स होती है, उस माउंटेन के पास, उस माउंटेन के फुट हिल पर, फुट हिल का मतलब जानते हो? फुट हिल का मतलब होता है ये माउंटेन, ये इसका फुट, इस फुट के पास जो ऊंचा हुआ आपको लैंडमार्क मिलता है इसको बोलते हैं पेडिमेंट। इसको क्या बोलते हैं? पेडिमेंट। क्या बोलते हैं? पेडिमेंट यानी जेंटल स्लोप एरिया। पेडिमेंट मतलब जेंटल स्लोप एरिया, जेंटल स्लोप मतलब जिसके ऊपर आप बाइक चढ़ा दो, ऐसा जेंटल स्लोप एरिया इज योर पेडिमेंट। अब इस पेडिमेंट के पास आपको अगर किसी पर्टिकुलर जगह धीरा छोटा सा एक पिलर टाइप का लैंडमार्क मिल जाए, इसे हम बोलते हैं इंसलबर्ग। अ सेपरेट पिलर इन डेजर्ट इज टर्म्ड एज इंसलबर्ग। A separate pillar in desert is termed as इंसलबर्ग। पिड माउंट प्लेट्यू अलग होता है बेटा, वो पिड माउंट प्लेट्यू जो होता है ना वो भी माउंटेन के फुटहिल पर ही होता है, और ये है पिडमेंट। ये क्या है? पिडमेंट। और जब पिडमेंट के बाद जो मिट्टी आगे जाकर के जहां जमा होती है वहां बनता है बजाड़ा। बजाड़ा मतलब माउंटेन के पास बना माउंटेन फ्रंट, नीचे बना पिडमेंट, इंसलबर्ग, और इंसलबर्ग के बाद जब स्लोप लेस हो गया, खत्म, मैदान आ गया, उस मैदान को हम बोलते हैं बजाड़ा। क्या बोलते हैं इसे? बजाड़ा। सर ये सारा बर्डवाल में भी दे रखा है बेटा, अगर आप पढ़ना चाहो ना बर्डवाल, महेश कुमार बर्डवाल, तो आप पढ़ सकते हो। पढ़े आगे। आगे आ जाता है आपका प्लाया, प्लायास। नेक्स्ट इज योर प्लायास। प्लायास आर ई फॉर्मल लेक। क्या बोलते हैं इनको? प्लायास आर ई फॉर्मल लेक, जो कि वक्त के साथ खत्म हो जाते हैं। इनको एल्कलाई फ्लेट भी बोलते हैं, एल्काली, एल्काली फ्लेट। बाप रे बाप, इनको क्या बोलते हैं हम? एल्काली फ्लेट। एल्काली फ्लेट क्यों बोलते हैं? और ये प्लायास होते क्या है? बेटा सिंपली टर्म्ड एज ई फॉर्मल लेक। ई फॉर्मल लेक क्या होता है? ई फॉर्मल लेक का मतलब होता है जो परमानेंट ना हो, जो वक्त के साथ खत्म हो जाए। अब देखो डेजर्ट में कहीं भी पानी होगा वहां पर आती है शीट फ्लड। क्या आती है वहां पर? शीट फ्लड। शीट फ्लड मतलब कि जो डेजर्ट में क्या होता है कि एकदम से बारिश होती है, डेजर्ट में क्या एकदम से बारिश होती है पर बहुत भयंकर बारिश हो जाती है, बहुत भयंकर बारिश हो जाती है। अब बहुत जब ज्यादा बारिश हो जाती है तो क्या होता है, वो डेजर्ट के पानी को, मिट्टी को, डेजर्ट को पानी अंदर लेने की आदत नहीं होती, वो पूरे पानी को बहा देता है, तो जाओ उड़ो। अब जब एकदम से पानी बढ़ता है तो डेजर्ट के अंदर जो सोइल होती है, अभी डेजर्ट के अंदर जो रेत होती है उस रेत के अंदर मौजूद होते हैं सोल्ट पार्टिकल्स, और ये सोल्ट पार्टिकल्स सारे बह करके कहां जाते हैं? इस प्लाया के अंदर, और इस प्लाया को कर देते हैं पूरा खाली, खाली नहीं खारा। जब ये पूरा खारा हो जाता है फिर इसको हम बोलते हैं एल्काली फ्लेट। इसे हम क्या बोलते हैं? एल्काली फ्लेट। गेटिंग माय पॉइंट? बताओ। सोल्ट पार्टिकल सर जी कहां से आएगा? देखो स्वागत क्या होता है, आइसबर्ग अलग होता है बेटा, इंसलबर्ग अलग होता है बेटा। अभिनव रुको मैं बताता हूं 2 मिनट बाद ये सब आपको। पहले आप ये समझो कि सोल्ट डेजर्ट में सोल्ट कैसे आएगा, ठीक है? ओके, तो आपकी डेजर्ट में क्या है? चट्टान है। चट्टान कौन सी हो सकती है? इग्नियस हो सकती है, मेटामॉर्फिक हो सकती है, या फिर हो सकती है सेडिमेंट्री। हर चट्टान के अंदर मिनरल्स होते हैं, वो मिनरल्स के अंदर मौजूद होता है सोल्ट पार्टिकल्स। हर एक मिनरल के अंदर जो हम सब जानते हैं क्या मौजूद होता है? सोल्ट पार्टिकल्स। अब ये जो सोल्ट पार्टिकल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपको एक प्यारा सा एग्जांपल देता हूं मैं। दिस इज योर थार, है ना? ये क्या है आपका थार? ध्यान से सुनना। अब
दिस इज दी अरावली, राजस्थान के अंदर के माउंटेन है ना, अरावली। अरावली माउंटेन से एक नदी निकलती है, कहां से? अजमेर के पास से। नदी का नाम है लूनी। लूनी निकली यहां तक और डेजर्ट के अंदर एंटर करके और कहीं गायब हो गई, है ना, कहीं जाकर के इसका ये डिसअपियर हो गई। अब ये जो नदी कौन सी थी हमारी? लूनी। लूनी का पानी यहां तक, एक जगह है, आपने राजस्थान के हो अगर सुना हो तो ठीक है, बालोत्रा नाम की एक जगह है। इस बालोत्रा नाम की जगह तक लूनी का पानी होता फ्रेश, मतलब पीने योग्य, जिसको पोर्टेबल बोलते हैं। और इस बालोत्रा के बाद ये जो पानी है ये पूरा हो जाता आपका सोल्टी। क्यों? क्योंकि इस डेजर्ट के अंदर जितनी भी रेत है, जब हवा चलती तो रेत उड़ के आती है और लूनी में मिलती है, और जब लूनी में हवा मिलती है तो लूनी का पानी हो जाता खारा। तो बालोत्रा के बाद से लेकर के तोरण तक लूनी का पानी पूरा खारा है, ये बात याद रखना है। तो कहने का मेरा मतलब क्या है, डेजर्ट के अंदर जब नदी होती है, नदी में जब मिट्टी मिलती है, डेजर्ट की जो सोइल है, सपोज करो ये नदी है, इस नदी में जब मिट्टी मिल रही है तो मिट्टी के अंदर क्या सोल्ट पार्टिकल्स वो कर देते खारा, वो सारा का सारा पानी कहां इकट्ठा हो जाता है? किसी डिप्रेशन में। किसी डिप्रेशन में सारा पानी इकट्ठा हो जाता है और उस डिप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? प्लायास। अगर आप इसको दूसरे तरीके से भी जानना चाहो तो ऐसे हो सकता है कि ये नदी बह रही है डेजर्ट के अंदर और एक जगह पर ये पूरा डेजर्ट है, बट यहाँ पर एक गड्ढा था, क्या था? एक डिप्रेशन था। कि नदी आई और इस नदी ने अपना सारा पानी इस डिप्रेशन में डाल दिया। फिर डिप्रेशन क्या होता है? परमानेंट तो नदी है नहीं, कुछ टाइम के बाद सूख जाएगी क्योंकि डेजर्ट है, इवापोरेशन बहुत ज्यादा होगा। इवापोरेशन ऑलवेज एक्सीड द प्रेसिपिटेशन, इट मींस वी आर इन द डेजर्ट। जहां पर इवापोरेशन बारिश से ज्यादा हो, यानी पानी का वाष्पीकरण पानी की बारिश के कंपेयर में ज्यादा हो, तो यहाँ पर जब चीजें ये होगी तो ये तो नदी तो गायब हो गई। अभी डेजर्ट का पानी क्या होगा? इवापोरेट इवापोरेट इवापोरेट। अब नदी अपने साथ सोल्ट लेकर के आ रही है, यहाँ जमा कर रही है। अब यहाँ से आउटलेट, आउटलेट का मतलब जानते हो कि कहीं और पानी नहीं जा रहा। क्या हो रहा है? यहाँ से पानी इवापोरेट, नदी लाई पानी क्या होगा? इवापोरेट। नदी बहा के लाई बेचारी पानी होगा इवापोरेट। तो नदी अपने साथ साथ जो सोल्ट पार्टिकल्स लेकर के आ रही है, वो सोल्ट पार्टिकल्स इस बेड में जमा हो जाते हैं, उसे हम बोलते हैं एल्काली फ्लड। अब बताओ समझ में आया? सोल्ट बनने का ये एक तरीका नहीं है, सबसे बड़ा तरीका है बेटा। भारत के अंदर सबसे ज्यादा सोल्ट हम कहां से निकालते हैं? सामर लेक से। कहां पर? राजस्थान के अंदर। और राजस्थान का जो सामर लेक है, सामर लेक का प्रोडक्शन ऐसे होता है। आप जानते हो सोल्ट के प्रोडक्शन के बारे में आपको पता है? रण की कहानी सुनी आपने कभी? रणोत्कच। रणोत्कच में जो लोग होते हैं ना, मैं आपको जरा सी छोटी सी बात बताता हूं, जिस नमक की हमें कीमत ही नहीं पता, है ना। नमक की कहानी में आपको बताता हूं, जरा छोटी सी है, 1 मिनट लगेगा। कि नमक जो होता है हम उसको खाने में डालते हैं, हम उसको पानी के अंदर डालते हैं साफ करने के लिए, या फिर कई सारी चीजों को के फॉर्म में नमक का इस्तेमाल करते हैं। आपको पता नमक 1 किलो नमक कितने का होता है? हमारे पास 1 किलो नमक हमको मिलता है 20 रुपए का, 22 रुपए का, है ना, जो भी आपका नमक है। अभी नमक बनता कैसे? जो डेजर्ट के लोग होते हैं, जो कौन से डेजर्ट के लोग? आपके रण के, जो कोल्ड डेजर्ट है हमारा, वहां पर लोग, और सामर लेक के पास, वो क्या करते हैं? पानी जो होता है, पानी को दूर दूर तक खेतों में फैला देते हैं। अब पानी के अंदर से क्या होता है? सूरज की रोशनी से पानी तो उड़ जाता है, तो नमक बीच में बच जाता है। फिर उस नमक को भर भर के लेकर के जाते हैं, दिन रात उस नमक में काम करते रहते हैं, दिन रात उस नमक में काम करते रहते हैं। एक टाइम आता है कि कुछ टाइम के बाद उनकी आंखों से दिखना बंद हो जाता है, कम हो जाता है, कम हो जाता है, कम हो जाता है, और बंद। पता क्यों? क्योंकि उनकी आंख के ऊपर सीधी रोशनी गिर रही है। किसकी? जब नमक के ऊपर सूरज की रोशनी गिरी, उसका रिफ्लेक्शन आंखों पर आया, तो उनकी आंख की नीचे वाला हिस्सा पूरा जल जाता है, एकदम वो ऐसे हो जाते हैं थके हारे परेशान। और रोज आए दिन नमक में काम करने की वजह से, काम करने की वजह से उनके पांव पूरे नमकीले हो जाते हैं नमक के। जब वो उनकी डेथ होती है ना, तो पता जब उनको जलाते हैं ना, डेथ होने के बाद जब उन लोगों को जलाते हैं ना, तो उनके पैर जो होते हैं ना, उनके पैरों को काट के उनको दफनाना पड़ता है, क्योंकि उन पांव के अंदर सोल्ट पार्टिकल्स इतने ज्यादा होते हैं कि वो चिता पर नहीं जलते। तो उन लोगों को क्या करते हैं? उन लोगों को बाकी का जलाते थे और पांव पांव को काट के जमीन में दफनाते। ये कहानी हमें देखने को मिलती है, ये कहानी नहीं, ये रियलिटी है उन लोगों की जो डेजर्ट के अंदर नमक बनाते हैं। और पता किस भाव में बेचते हैं? 200 रुपए का 1 क्विंटल। 200 रुपए का 1 क्विंटल नमक वो बेच देते हैं, और वही नमक हमें 1 किलो 22 रुपए का मिलता है। कितना मुनाफा बीच में लोग कमाते हैं और कैसे मेहनत वो लोग करते हैं। इस तरह से नमक की खेती होती है, जो पूरे देश में ट्रांसफर होता है। मुगल काल पे ही हमारे देश का नमक जा रहा था सामर लेक से, समझ में आया? तो इस तरह की चीजें देखने को मिलती है, और ये प्लायास के पास ही ये चीजें होती है ना, एल्काली प्लेट जिसको बोलते हैं। अब डेजर्ट हमारा अराउंड 90% ऑफ थार डेजर्ट इज इन इंडिया एंड 10% इज इन पाकिस्तान। हमारे देश का जो थार है, वो थार लगभग 90% तो हमारे देश के अंदर है, बाकी का जो है वो पाकिस्तान के अंदर है 10%। थार डेजर्ट कवर्स अराउंड 5.12% एरिया ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश का एरिया अगर 100 है तो इस 100 का 5% भाग कौन कवर करके रखता है? थार डेजर्ट, जो भारत के वेस्टर्न पार्ट में, भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान के अंदर आता है, ठीक है। और राजस्थान के अलावा यही डेजर्ट गुजरात में भी फैला हुआ है, पंजाब में भी है और हरियाणा में भी। यहाँ पर भी हमें डेजर्टिफाइड लैंड देखने को मिलती है। और वही डेजर्ट जो पाकिस्तान के अंदर फैला हुआ है, वो पाकिस्तान के सिंध और पाकिस्तान के पंजाब के अंदर है। ये डेजर्ट का एक मोटा मोटा हिसाब हुआ। इंडियन ज्योग्राफी में इसको और बताऊंगा आपको। गुजरात में फैला हुआ है, पंजाब में फैला, हरियाणा और राजस्थान हमारे देश का। वही पाकिस्तान की बात करें तो सिंध और पंजाब में हमारे देश का कितना एरिया कवर करके रखता है? ये कवर करके रखता है 5.12% एरिया, ठीक। चलो इसके बाद आ जाता आखिरी पार्ट, दैट इज कॉल्ड डिपोजिशन। हमने इरोजन में पढ़ा हर चीज कटती है, और डिपोजिशन में क्या जाना? हर चीज जमा होती है। जैसे नदी ने फिर में कहां लाकर के जमा कर दिया? उस डेजर्ट के अंदर, उस प्लाया के अंदर। प्लाया में क्या हो गई? वो सोल्ट क्या हुआ? प्लाया में जमा हो गया, पानी ऑपरेट हो गया, सोल्ट जमा हो गया प्लायास में। तो डिपोजिशन का काम ही क्या होता है? चीजों का जमा हो जाना, ठीक है। इट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इरोजन। जो रनिंग वाटर हो, ग्राउंड वाटर हो, सी वाटर हो, ग्लेशियर हो, विंड हो, जो इरोजन करता है उसका परिणाम डिपोजिशन होता है। तो इरोजन, डिपोजिशन इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इरोजन। डिपोजिशन किसका कॉन्सिक्वेंस है? इरोजन का कॉन्सिक्वेंस है, उसका परिणाम है। व्हेन इरोजनल एजेंट लूज देयर एनर्जी दे स्टार्ट डिपॉजिटिंग। जो भी इरोजनल एजेंट की अब ताकत खत्म हो जाती है, तब वो आगे जाकर के डिपॉजिट करना शुरू कर देते। क्लियर हुआ बेटा यहां तक? ठीक है। तो व्हेन इरोजनल एजेंट लूज देयर एनर्जी दे स्टार्टेड डिपॉजिटिंग। वो डिपॉजिट करना शुरू कर देते हैं। द डिपोजिशनल एजेंट्स आर सेम एज ऑफ द इरोजनल एजेंट। मतलब अगर इरोजन है, ईआर मतलब यहां लिख देता हूं,
इरोजन अगर रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, सी वाटर, विंड और ग्लेशियर ने किया है तो डिपोजिशन भी रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, सी वाटर, विंड और ग्लेशियर ही करेंगे। जो इरोजन करेगा वही डिपोजिशन करेगा। डिपोजिशन का सिंपल मीनिंग होता है चीजों का जमा होना। मतलब जो चीजें, जैसे ये देखो, जो नदी अपने साथ मिट्टी लेकर आई और यहां पर उसने क्या कर दिया, जमा कर दिया, तो दिस इज द डिपोजिशन। ये भी क्या हो जाएगा आपका, जो एजेंट इरोजन करेगा वही एजेंट डिपोजिशन भी करेगा। जो इरोजन करेगा वही डिपोजिशन भी करेगा। समझ में आ गया? ये एलुवियल फेंस जो हमको दिखाई दे रहे हैं, इसके अलावा ये पानी की बूंदों से टप टप करके जो जमा हो रहा है, ये भी क्या हो गया, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। जो इरोड करेगा वही जमा करेगा। यहां पर आपका ये एक बास्केट कहां से इरोड होकर आया है, ग्लेशियर से, यहां करके जमा हो गए, तो ये हो गया इसका डिपोजिशनल फॉर्म, है ना। ये सब इरोजनल हो गए, फिर ये सब इरोजनल हो गए। इसमें आपको ये बताना था मुझे, इसे बोलते पे। पे मतलब खाड़ी, जैसे बंगाल की खाड़ी। तो इस तरह से तीन तरफ से लैंड से कनेक्ट होती है और एक तरफ से पानी से, उसे पे बोलते हैं। जो रेत से सामने की तरफ जुड़ी हुई होती है, इस तरह का रेत अगर किसी लैंडमार्क को मेन लैंड से जोड़ दे, उसे हम बोलते हैं टोम्बोलो। जो इस प्रकार से दिखाई देता है, मेन लैंड से जुड़ा हुआ लैंडमार्क और बीच में जो रेत का मैदान है, इसे हम बोलते हैं टोम्बोलो। क्या बोलते हैं, टोम्बोलो। जो इधर रेत का आइलैंड है वो ये जुड़ा हुआ है किससे, मेनलैंड से, आइलैंड। ठीक है, सो दीस आर दी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। विंड के अंदर मैंने आपको बताया क्या, आपका ये प्लायास जो होता है ये भी डिपोजिशनल होता है, यहां पर चीज आकर के जमा होती है। ठीक, तो ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म हमारे यहां पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज केमिकल वेदरिंग प्रोसेस इज मोर डोमिनेंट देन द केमिकल प्रोसेस, देन द मैकेनिकल प्रोसेस। कौन से एरिया के अंदर केमिकल वेदरिंग बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होती है, कौन से एरिया के अंदर केमिकल वेदरिंग ज्यादा होती है। एस्टेमस बहुत बड़ा होता है सौरभ, एस्टेमस जो होता है बहुत बड़ा होता है। टोम्बोलो तो बहुत छोटा लैंडफॉर्म होता है, पर टोम्बोलो का बड़ा पार्ट एस्टेमस होता है। In which one of the following region the chemical weathering process is more dominant than the mechanical weathering? chemical weathering से ज्यादा mechanical weathering ज्यादा prominent होती है, बिल्कुल सही, hot and humid इलाके के अंदर। ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, a deep, long and wide trough or basin with very steep concave high wall at the head as well as inside is known as Stark, ग्लेशियल वैली, लेटरल मोरेंस और एस्कर। कहां पर डिप्रेशन, ट्रफ मतलब डिप्रेशन देखने को मिलता है विद स्टीप कॉनकेव हाई वॉल, कहां देखने को मिलता है, सर्क के अंदर देखने को मिलता है, ग्लेशियल वैली के अंदर देखने को मिलता है, लेटरल मोरेंस या फिर एस्कर, कहां देखने को मिलता है, बताइए। वेयर, तो इसका आंसर भी हो जाएगा सर्क, यानी ए। सर्क होता है ना इस तरह का, ये जहां पर हमें डिप्रेशन देखने को मिलता है। अब आगे आ जाता हमारा नेचुरल जियोलॉजिकल कैटास्ट्रोफिक इवेंट, मतलब हमारा जियोमॉर्फोलॉजी का पार्ट हो गया कंप्लीट बेटा। अब हम बढ़ेंगे अर्थक्वेक, सुनामी और वोल्केनो की तरफ।